साथियों, जय भीम। मान्यवर कांशीराम साहब की जो जयंती है 15 मार्च को होती है और इस अवसर पर हम बहुजन आंदोलन को समझना चाहते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के समय पे हमारा ये जो बहुजन आंदोलन था ये पीक पर था। हमारी सरकारें थी, कई को राज्यों में हमारा आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। साहब जाने के बाद यह आंदोलन पीछे आ गया। तो साहब क्या करिश्माई नेता थे कि उन्होंने किस तरीके से अपने टैक्टिक्स को आंदोलन में लाके उसको सक्सेस किया, यह हमें समझना जरूरी है। और आज भी हम सब बहुजन युवाओं को, बहुजन समाज में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को लगता है कि जब तक हम कांशीराम साहब की रणनीति या कांशीराम साहब के आंदोलन को समझ नहीं पाते, जो समझ कांशीराम साहब को थी वो समझ हम अपना नहीं पाते, तब तक यह आंदोलन आज खड़ा होना संभव नहीं है। साहब कांशीराम ने जिस समय पे यह आंदोलन खड़ा किया तब भी ऐसा ही आंदोलन में बिखराव था। अम्बेडकरी आंदोलन पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका था। ऐसे समय पे कांशीराम साहब ने यह आंदोलन खड़ा किया। आज भी यही अवस्था हम बहुजन आंदोलन की देखते हैं। तो ऐसे समय में साहब के आंदोलन की बारीकियां और तकनीकियां ये हमें समझनी जरूरी है। और इसीलिए आज मान्यवर कांशीराम साहब के पुराने साथी, जिन्होंने बामसेप के समय से, DS4 के समय से और BSP के समय से साहब का साथ निभाया और साहब के इस आंदोलन में जो हमारी जो सांस्कृतिक मूवमेंट को खड़ा करने में एक बड़ा अहम रोल निभाया, ऐसे मान्यवर कुलदीप रामटेके जी आज हमारे साथ है। मैं उन्हें विनती करता हूं कि वो आज हमें ये पूरा बहुजन आंदोलन अपने 40-45 मिनट के समय में पूरी तरह से हमें समझाए। जय भीम साथियों, क्या मेरी आवाज अभी स्पष्ट सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी प्रस्तावना में कहा गया कि मान्यवर कांशीराम साहब की मूवमेंट क्या थी, उन्होंने मूवमेंट को कैसे चलाया और ऐसी कौन सी खासियत थी उनमें कि उनके चलाए हुए मूवमेंट को एक पर्याप्त सफलता मिली। और ये सफलता मिलने के बाद हम लोगों ने, खासकर युवा पीढ़ी ने, महाराष्ट्र के या देश के भी, उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए क्या योगदान देना चाहिए, इस विषय पे आज जितना भी समय उपलब्ध है उसमें हम लोग बात करेंगे। हमारे महाराष्ट्र के साथियों का इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र के कुछ साथी, जिनमें SK पाटिल प्रमुख है, इन्होंने पूरे भारत भर इस आंदोलन को लेके गए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनको अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। तो सबसे पहली बात ऐसी कि आज जैसा कि बहुत सारे साथियों को बहुजन संगठन के पेज को मैं देख रहा था, तो बहुत सारे हमारे पुराने साथियों ने जो आज जिंदा है, उनमें से मैं भी एक हूँ, तो पुराने साथियों ने बहुत सारी बातें कही है, उनके आंदोलन के बारे में आपको बताया है। 3 वे मीडिया पे भी उनके आंदोलन के बारे में मैंने बात किया। लेकिन आज के इस वक्तव्य में, मेरे वक्तव्य में एक अनूठी बात यह है कि आज हम मान्यवर कांशीराम साहब को अलग ढंग से समझेंगे कि मिशन और मूवमेंट उनके व्यक्तित्व से, उनसे जुड़ी हुई घटनाओं से स्पष्ट रूप से एक इतिहास रच रही थी और वो इतिहास आपको बोलता है। आज मैं महाराष्ट्र के 1-2 ही कुछ घटनाएं बताऊंगा उनके इससे, कि उनसे हम लोग क्या सबक ले सकते हैं। तो चलो एक घटना से शुरू करते हैं। घटनाओं के जोड़ के आप उनके व्यक्तित्व को एक आईना दिखा सकते हैं। जहां तक मेरे बारे में बोला गया, ये सच है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के जो आयाम थे, उन आयामों से मैं जुड़ा और साहब के साथ साथ रह के उनके साथ सीखा भी। 1-2 गाने भी लिखे जो बाद में काफी उत्तर भारत में लोकप्रिय हुए।
तो 1984 में मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर में लेक्चरर था। तो प्रॉब्लम ऑफ बीड़ी मेकर्स इन इंडिया और खास करके विदर्भा के बीड़ी मजदूर, इनके एक समस्या को उनसे पूछने के लिए मैं गया था। वो नागपुर आए हुए थे और 1984 के बाद वो गुरु हम शिष्य एक ऐसा बंधन चला कि पता ही नहीं चला 2006 तक के, क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक आकांक्षाएं नहीं थी, अपेक्षाएं नहीं थी। तो जब भी कहीं जाते थे तो कोई संदेश आ जाता था कि साहब आप लोगों को याद करते हैं, तो मैं चला जाता था। तो उनके व्यक्तित्व के पर्सनल यादें मेरे पास है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अंदाजा आप लगाओ कि उनका व्यक्तित्व क्या था। सबसे पहली बात कि एक जमाना ऐसा था कि उनके कदमों को चूम के भारत की राजनीति आगे बढ़ती थी। अब ये विषय को मैं बताते हुए कुछ उनकी एक फिलोसॉफिकल याद बता रहा हूं आपको। अब आप किस ढंग से समझते हैं वो आप पे निर्भर करता है। एक सभा को संबोधित करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब अंबरनाथ, जो एक ठाणे जिले का एक उपनगर का इलाका है, सेंट्रल रेलवे पे बसा हुआ एक छोटा सा शहर, और जैसा कि वो ठाणे में आते थे तो हम लोग उनके साथ रहते थे। मैं तो विशेष करके साथ रहता था, खास करके उनकी तबीयत को देखते हुए तो मैं गया। उन दिनों डायबिटीज के कारण उनका शरीर काफी अंदर से जर्जर हो गया था, तो पीठ के पीछे उनके हाथ नहीं आते थे। उन्होंने जल्दबाजी में स्नान किया और हम दोनों कुछ हंसते हुए बातें करने लगे, और मेरे ध्यान में आ गया कि पीठ के पीछे दोनों हाथ नहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि टॉवेल दीजिए, मैं आपको ये पीछे जो पड़ा हुआ पानी है स्नान के बाद, और रिसते हुए पानी को मैं पहुंच देता हूँ। उन्होंने टॉवेल दे दिया। हम लोग इसी हालत में ये पहुंचे, तो उनको तैयार होने में थोड़ा समय लगा, और बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कंघी होगी तो दे दो। तो जैसा कि मेरे जेब में कंघी हुआ करती थी, तो हम ऐसे ही हंसते बैठे थोड़े थोड़े। वो कहने लगे कि अब इतना मूवमेंट में काम करने के बाद थोड़े से बाल शेष रहे। अचानक क्या हुआ कि एक छोटी सी बालिका, जो किसी मिशनरी कार्यकर्ता की शायद बेटी होगी, और उसका बाप दरवाजे के बाहर खड़ा, बाहर बड़ी भीड़ जमा। वो लड़की अंदर दौड़ते हुए आई, और उसके पिता ने उसको सिखाया होगा कि पाव पढ़ना चाहिए। तो उसने पाव पढ़ा और साहब को बताने लगे कि मराठी में बोलने लगे कि मी तुम्हाला भेटायला आली। तो साहब आईने में अपनी कंघी से बाल कर रहे थे, जो मैंने दी थी उनको। अचानक क्या हुआ कि वो लड़की से बात करने लग गए। अब उसको हिंदी तो उतनी नहीं आती थी, तो मैं थोड़ा उसको ट्रांसलेट करके बताता था कि साहिबांनी मराठी तुला से बोल ले। अचानक साहब उसको बोलने लगे कि क्या तू मेरे मिशन का आईना बनेगी। उस लड़की से बड़ी उम्मीद है। तो फिर उनके पिता भी अंदर आ गए, पूछने लगे ये क्या बात है। तो मैंने उनको मराठी में समझाया कि आईने में साहब का प्रतिबिंब दिख रहा है, और वो आपके बेटी से या फिर इस नई पीढ़ी से एक उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मूवमेंट और मिशन का आईना बने, देखे अपने समाज के दुख दर्द को, देखे कैसे। हालांकि वो बच्ची कितना समझ पाई पता नहीं, अब उसका पिता तो इस बात को समझ में आ गया। तो मैं ये घटना आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी वो बड़ी ऊंचे दर्जे की बात कर देते थे, जो उनके मिशन की गहरी समझ रखने वालों तक को समझ में नहीं आता था। वेदर यू विल बी ए मिरर ऑफ माय मिशन एंड मूवमेंट, ये उनके बात करने का ढंग था।
तो यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताया कि नए लोगों को या नई पीढ़ी को इस बात में ज्यादा रुचि लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये 50 to 60% वोटर ये बहुजन समाज के बनने जा रहे हैं। बहुजन समाज क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो वो खास करके नॉर्थ इंडिया में उन्होंने मूवमेंट कैसी चलाई है, महाराष्ट्र के लोगों को पता नहीं है ज्यादा। उसकी कुछ बातें मैं बता देता हूँ। जो उन्होंने थाना में आते थे या मैं कोल्हापुर में उनके साथ रहता था, तब अपने अनुभवों को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो वो एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ। तो भले पता है आप लोगों को, मैंने जब महाराष्ट्र से थोड़ा मूवमेंट के बारे में निराश होके, क्योंकि सफलता हाथ में नहीं लग रही थी, तो मैंने मिशन और मूवमेंट की शुरुआत गांव, कस्बे, देहातों से, उत्तर प्रदेश के देहातों से शुरू किया। शुरू में मुझे कोई पहचानता नहीं था, और पहचान नहीं होने के कारण पहले तो हम कुछ साथियों को जो मेरे साथ घूमते थे, उनको मैं ये पूछा करता था कि भाई तुम्हारा कोई यहाँ रिश्तेदार हो, खास करके चमारों का, हमारे चर्मकार भाइयों का, तो उस रिश्तेदार का पता पूछो तो हम उसके गांव चले जाएंगे। उन दिनों उनको यातायात के ज्यादा भी साधन उपलब्ध नहीं, कभी पैदल चलते थे, कभी साइकिल पे चलते थे, कभी स्कूटर पे चलते थे, और बहुत बार उनको खाना तक नहीं मिलता था। उन्होंने भूखे रह के हमारी मूवमेंट चलाई है, ये मैं बात आपको बताना चाहता था। तो फिर मैं पूछा उनको, तो फिर आप यानी आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी? तो बोले कुछ नहीं, हम कम से कम बोरे में भर के गुड़, चना और मूंगफली के दाने लेके जाते थे, मेरे कुछ साथी और वहां के कुछ लोकल लोगों के साथ स्थानीय, क्योंकि हमारा समाज बड़ी गरीब है। देहातों में रहने वाला समाज तो बहुत ज्यादा गरीब है। तो इन लोगों को, उनको ही ठीक से 2 जून की रोटी नहीं मिलती, तो हमें कहाँ से खाना मिलेगा? ये तकलीफ को और ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को जान के हम छोटे छोटे बोरियों में भर के कुछ चना, गुड़ और मूंगफली के दाने लेके जाते थे, और नाश्ते में भी हुई और खाने में भी हुई। और फिर शाम को चौपाल जैसी बात होती थी, वहां लगती थी। तो दिन को हमारे को सुनने आने वालों को कहते थे कि गांव वालों को बुला लो जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, और इन लोगों को हम जमा करके उन लोगों को मिशन कैसे चलाना, और हमारे मिशन का आधार क्या है, शाहू फुले बाबा साहब की परंपरा और उनका मूवमेंट कैसी चली, बताते थे। वहीं जो भी कुछ मिला तो फिर बाद में उसी पे सो जाते थे, और फिर उस उत्तर प्रदेश के गांव से वहां के गांव वालों को पूछते थे कि गांव वालों को ये पूछते थे कि अगले गांव में जाने के लिए हम लोग जब जाएंगे तो हम लोगों को वहां आपके रिलेटिव्स का पता दीजिए। और फिर हम लोग, हमारा कारवां उस आगे के गांव में जाने के लिए चला जाता था, और वहां पर हमने देखा कि हमें जो गांव में हमने बातें की, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन ये बड़ी स्लो मूवमेंट होती है, हमें छोड़ने कोई नहीं आता था। और अगले गांव में जब हम जाते थे तो गांव के कुत्ते हमें वहां की पंचक्रोशी यानी लास्ट सीमा तक छोड़ने आते थे बेचारे। पता नहीं वो कुत्तों को हमसे क्या प्यार हो गया था, तो और अगले गांव में हम एंटर करते थे, और वो घर का पता पूछ के फिर वही बता मूवमेंट। ऐसे प्रतिकूल हालात में और भोजन के नाम के ऊपर गुड़, चना और मूंगफली के दाने खा के माननीय कांशीराम साहब ने मिशन को चलाया है, मूवमेंट को चलाया है। और शाहू फुले बाबा साहब का नाम तक जो गरीब जनता उत्तर प्रदेश में नहीं जानती थी, उन्हें इस मूवमेंट के बारे में जानकारी दी और गैर बराबरी को बराबरी में बदलने का रास्ता दिखाया। तो ऐसे प्रतिकूल हालात जहां खाना भी नसीब ना हो, अगर माननीय कांशीराम साहब ने ये मूवमेंट चलाई है,
तो क्या नई पीढ़ी और हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती या बनती है कि हम लोगों ने उनके प्रतिकूल हालात में जो परिस्थितियां भोगी, प्राणों का करुण क्रंदन देखा समाज का और अपनी भी तकलीफों का, तो उन तकलीफों से अगर हम सबक ले सकते हैं तो अभी तो अच्छे हालात है, तो अभी हमने आगे कोशिश करके उनका जो 2006 में छोड़ा हुआ मिशन है उसे हमने आगे बढ़ाना चाहिए। मिशन क्या है मैं बाद में बताऊंगा। ये हो गया एक दृश्य जो प्रतिकूल हालात में अभाव की जिंदगी में उन्होंने ये किया। अब मैं एक 16 अप्रैल 1999 की घटना बताता हूँ। एक दिन बंबई में हम लोग बैठे थे। देखो, जिस आदमी ने अभाव से मूवमेंट चलाई, उस आदमी ने क्या चमत्कार करके दिखाया भारत की राजनीति में। मैंने कहा कि भारत की राजनीति उनके कदम को चूम के आगे निकलती थी। तो ये 16 अप्रैल 1999 तकरीबन की घटना है। और जैसा कि आपको पता है, उन दिनों में वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार गिर गई थी। और दूसरा ये भी आपको पता होगा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र नहीं दिया था, उनके एक वोट ने बैलेंसिंग सारा खेल बिगाड़ दिया था इन लोगों का। लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी भारत को है, असली जानकारी साहब ने बताई थी। साहब उन दिनों दिल्ली में नहीं थे, बाहर थे। कहाँ बाहर थे ये मैं बाद में फिर कभी बताऊंगा। आज पहले उस मुद्दे को देख लो। तो उस वक्त आदरणीय के आर नारायणन हमारे राष्ट्रपति थे। और शायद आप जानते होंगे तो जयललिता ने वाजपेयी जी उनकी मांगे मांगने के नहीं कारण उन्होंने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा और वाजपेयी की सरकार को या बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तो नारायणन साहब ने फ्लोर टेस्ट के लिए लोकसभा के सदस्यों को कहा और जैसा कि जयललिता ने समर्थन वापस लिया तो उन दिनों एक प्लान बना। वो प्लान ये था कि इस सरकार को कैसे गिराया जाए, बीजेपी की सरकार। अब ये तो समरसता वाले लोग हैं जो समानता की बात नहीं करते। इन्हें अपना मनोवाद आगे बढ़ाना है, लेके जाना है। और ये प्लान बना और बड़े ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब की उस जगह से जो दिल्ली में जाना चाहिए उसके फ्लाइट की व्यवस्था, ये नाम मैं आपको बता देता हूँ, अर्जुन सिंह जी ने की थी। आप जानते हैं उनको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। अर्जुन सिंह ने करने के बाद में, क्योंकि हर फ्लाइट पे उनकी नजर थी, क्योंकि ये प्लान सक्सेसफुल होना है तो साहब के गोपनीय बातों का किसी को पता नहीं होना चाहिए। मगर जैसा कि उन्होंने हमको बताया, मैं भी था उस मीटिंग में, और एक आदमी अचानक आगे आया जब उनका प्लेन वहां पर गया दिल्ली में, और कहा कि उस आदमी का नाम भी बता देता, प्रमोद, वो प्रमोद करके उनका असिस्टेंट था अटल बिहारी वाजपेयी का, जिसके बाद में गोली मार के डेथ हो गई थी। वो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। साहब ने मना किया और बाद में आपने देखा फ्लोर टेस्ट हुई और फिर मायावती जी लोकसभा की मेंबर थी और उन्होंने कहा सारे साथियों को, अपने लोकसभा सदस्यों को, कि आप वाजपेयी सरकार के विरुद्ध, हाँ प्रमोद महाजन, मेरी याददाश्त साथ नहीं दे रही थी तो माफ कीजिए, उनसे बात नहीं की। साहब गए, प्लान बना और एक वोट से बीजेपी की सरकार गिर गई। केंद्र में जिस इंसान के नियोजन के बदौलत एक वोट से बीजेपी की सरकार गिर जाती है, वो इंसान कोई, मतलब मूवमेंट जिस आदमी ने चलाई, उस आदमी ने एक वोट से बीजेपी की सरकार गिरा के ये साबित कर दिया कि भाई हम लोग
अगर चाहे तो मनुवाद को या ब्राह्मणवाद को इस देश में सफल नहीं होने दे सकते, ये इसकी मिसाल है। और ये किस्सा खुद उन्होंने बिना कोई लाग लपेट किए हंसते हंसते हमको बताया था, और हम आश्चर्यचकित थे कि इतनी बड़ी महान घटना को अंजाम देने वाला इंसान बड़े ही सरल ढंग से बात कह रहा है। उनके जीवन की यह घटना बताती है कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनके पास स्ट्रेटेजी भी थी, प्लानिंग भी थी कि मनुवाद को कैसे हराया जा सकता है। मगर उनका जो कहना था कि हमारा समाज इसके लिए ना बिकने वाला समाज बने, हमारे नेता अपने पैरों पे चले और शाहू फूले, बाबा साहब या पेरियार की मूवमेंट को चलाए। ये मूवमेंट कैसी है कि इस मूवमेंट से माननीय और कांशीराम साहब भी अब जुड़ गए, और उन्होंने वहां पर एक ओहदा भी हासिल किया, और आने वाली दुनिया उन्हें इसलिए याद रखेंगी कि उन्होंने हुक्मरान बहुजन समाज को बनाने का रास्ता साफ किया। अब ये बहुजन क्या होता है, तो वो पेन से समझाते थे। जो नई पीढ़ी को उनकी टेक्निक को सीखना चाहिए, मैं पेन लेता हूं। ये वर्टिकल स्ट्रक्चर होगी बोले, सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठता है, ब्राह्मण को ज्ञान का अधिकार है, और ये 3.5% है। ब्राह्मण के बोझ तले दबता है वो क्षत्रिय है, जो 6-6.5% है देश में, और उसका ये कर्तव्य बनता है कि उसने रक्षा करना चाहिए। यानी ब्राह्मण को ज्ञान का अधिकार, क्षत्रियों को सिर्फ देश का अधिकार। वैश्य भी 6 से 6.5% है, वैश्य यानी व्यापारी समाज, और ये 6 से 6.5% लोग पूरे व्यापार को पूरे भारत में कंट्रोल कर रहे हैं। और इनके नीचे जो शूद्र और अति शूद्र है, ये जो 85% है, जिसमें ओबीसी 52% आते हैं, एससी 15% आते हैं, शेड्यूल ट्राइब 7% आते हैं, और बाद में धर्मांतरित मुसलमान आते हैं। ये बिल्कुल अपने सिंपल ढंग से लोगों को पूरे देश में समझाते फिरते थे, बिना कोई किसी के मन में कंफ्यूजन। भाषा भी ऐसी उनकी रहती थी कि चाहे देहात का किसान हो, रिक्शे वाला हो, या पीएचडी किया हुआ स्कॉलर हो, उसको भी समझ में आए। इतनी प्लेन भाषा में वो बोलते थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र, इन सारे के ऊपर राज करते हैं। ब्राह्मण का काम ज्ञान प्राप्त करना और ब्राह्मण को ही बांटना, क्षत्रिय का काम संरक्षण करना, लेकिन संरक्षण में हम लोग इस देश को असफल बनाया, और शक, हून, अंग्रेज, मुसलमान, पोर्तुगीज इत्यादि का ये देश गुलाम बना। यही कारण है कि इनको सिर्फ हथियार उठाने का अधिकार था, और ये भारत में 6% थे, यानी 100 में से 6। 100 में से 6 लोग इस देश का संरक्षण नहीं कर सकते। बाद में अभी आप भारत में देखेंगे, शेयर मार्केट गिर रहा है, ये गिर रहा है, यानी जो धन और धन के व्यवहार में बेईमानी है, ये इस वैश्य समाज के कारण। कहते कि वैश्य समाज बोलो या भारत का व्यापारी समाज, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है और क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं है। यही कारण है कि विदेश का माल यहाँ पर ज्यादा बिकता है, क्योंकि वो गुणवत्ता को ज्यादा सम्मान देते हैं। और बाद में आए शूद्र, ओबीसी, उसके नीचे एससी, उसके नीचे एसटी, और उसके नीचे माइनॉरिटीज, यानी जो भारत के मूल निवासी है, जैसे मुसलमान हो गए, ये बाहरी लोगों के आक्रमण के बाद में इन्होंने धर्म का परिवर्तन किया। वो भारत के नागरिक है, यहाँ के मूल निवासी है, वो धर्मांतरित हो गए, क्योंकि भारत के वर्णवाद और जातीयवाद ने परदेशी आक्रमण से भारत को बचा नहीं, तो क्या करेंगे, दे वेर हेल्पलेस। तो साहब कहते थे ये पूरी व्यवस्था गैर बराबरी की है, तो इसे हमें इस तरह से बराबरी में लाना पड़ेगा, सो दैट ऑल आर इक्वल। और इसे बराबरी में लाने के लिए हमें 108 साल का मान्यवर हमारे महापुरुषों के संघर्ष को ध्यान में हमें अपना मूवमेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। और वो डिजाइन ऐसा है
कि 1848 में मान्य महात्मा फुले इन्होंने हमें शिक्षण दिया और ज्योतिबा के काम को सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़ाया। उसके बाद शाहू महाराज आए, उन्होंने हमें आरक्षण दिया 26 जुलाई 1902 को, और बिना शिक्षण के आरक्षण मिलता नहीं। उन्होंने उस जमाने में 50% आरक्षण दिया और इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर बाबा साहब युगंधर प्रज्ञा पुरुष ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी। तो हमारी मूवमेंट कैसी हो गई? एजुकेशन प्लस रिजर्वेशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 में बाबा साहब चले गए तो बहुत बड़ी गैप हो गई और 6 दिसंबर 1978 को नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन एजुकेशनल कर्मचारियों का एक संगठन बना, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने नाम दिया बामसेप, यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। और इसके बाद में उनके महानिर्वाण तक के यानी 2006 तक के ये मूवमेंट यहाँ तक आई, आगे भी बढ़ती रहेंगी। और मान्यवर कांशीराम साहब ने हमारे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल के हमें ये बताया कि इस देश में आप हुक्मरान कैसे बन सकते। अचानक क्या हुआ कि जब 14 अप्रैल 1984 में बीएसपी बनने के 2 साल बाद ही, तब मैं कॉलेज में प्रोफेसर था सिविल इंजीनियरिंग में, मेरे घर में भी मीटिंग होती थी, मैं कोई परिपक्व था नहीं। तो मैंने देखा अचानक कि कुछ सीनियर लोगों का मान्यवर कांशीराम साहब की मूवमेंट और आइडियोलॉजी और वर्किंग से मनमुटाव हो गया और उनसे वो टूट गए। उन्होंने अपनी बामसेप अलग बना ली 86 में। आज उनकी हालत यह है कि वो जो बामसेप उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पे ना चलते अलग तरीके से निर्माण किए, उसमें भी बहुत सारे गुट पड़ गए, विभाजित हो गई। उसका कारण यही था अहंकार की मैं भी कुछ कर सकता हूँ और कांशीराम साहब से ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। ये चारों गुटों को या अन्य बाकी गुटों को भी कोई राजनीतिक सफलता नहीं मिली, ना ही समाज में इनकी जड़ें मजबूत हुई, क्योंकि साहब ये कहते थे कि अगर तुम गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत नहीं बनाओगे तो तुम्हारी राजनीतिक जड़ें या राजनीतिक सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। अपने टैलेंट, अपने टाइम और अपने ट्रेजर को, जिनको आरक्षण के कारण नौकरियां मिली, ऐसे SC ST OBC लोगों ने जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया, उस समाज को, उसके खोए हुए स्वाभिमान को, उनको उनके अधिकारों को पुनः वापस देने के लिए उनको अपना टैलेंट देना है, अपना टाइम देना है और अपना पैसा भी देना है। इस आधार के ऊपर बामसेप की संरचना हुई और जैसा कि आप जानते हैं फिर बाद में DS4 6 दिसंबर 1981 को बनी, जो एजिटेशनल थी और बाद में BSP बनी। तो ये जो नॉर्थ इंडिया का एक किस्सा ऐसा है कि जो साहब का एक बहुत बड़ा तबका जो उनसे जुड़ा हुआ था, उनसे टूटने के बाद बहुजन समाज पार्टी के कामों में व्यवधान डालता था और बदनामी करता था, और उसके बाद में वो चाहता था कि ये मूवमेंट भी कमजोर हो जाए। तो साहब के जो गिने चुने कार्यकर्ता है वो उनके पास शिकायत लेके आते थे और शिकायत ले आने के बाद में साहब ने उनको एक उदाहरण दिया। देखो बोले कि साधारणतः वो बताया करते थे कि 69 से जो संघर्ष चला मेरा, तो आज तक 84 तक के ये पार्टी बनी, उसके पहले भी इसका थोड़ा बेस बन गया। अब मैंने एक गहरा कुआं खोदा है जिसमें उस गहरे कुएं की गहराई भी ज्यादा है और आपको उसमें पानी भी मिलेगा, मगर ये जो मेरे टूटे हुए साथी है, ये लोग अभी मेरे कुएं के आजू बाजू में छोटे छोटे कुएं खोद रहे हैं।
और छोटे कुएं ज्यादा गहराई में नहीं जाते तो उसमें पानी भी नहीं निकलेगा और सफलता इनके हाथ में नहीं रहेगी। इनसे आप लोग निराश नहीं होना चाहिए। जो मिशन को ईमानदारी से चलाता है, कौन सा मिशन कि एजुकेशन, आरक्षण और कॉन्स्टिट्यूशन से 108 साल का संघर्ष हमें बताता है कि हम भारत के हुक्मरान बन सकते हैं। ये एक रास्ता, और ये भी रास्ता बाबा साहब के मूवमेंट से तय होता है कि वो कौन से रास्ते के ऊपर चल के हम भारत को बुद्धमय बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को बुद्ध धर्म का यानी दीक्षा दे। जरूरी यह है कि इस देश की राजसत्ता, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की सांस्कृतिक सत्ता में किसी को भगवान का डर ना दिखाते हुए, सभी लोगों ने नैतिकता का पालन करते हुए और बुद्ध धर्म के बताए हुए मार्ग पे आचरण करते हुए अगर ये देश चले, तो तुम्हें अपने आप को स्वघोषित विश्व गुरु बोलने की जरूरत नहीं। दुनिया ही कहेगी कि नालंदा और तक्षशिला के दिन फिर से वापस लौट आए हैं। ये साहब की गहरी सोच थी और वाकई में वो बुद्धिज्म लेना चाहते थे, क्योंकि उसकी जो कुछ कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती थी, प्लानिंग होती थी, और खासकर 2003 के बाद की प्लानिंग, उस मीटिंगों में मैं रह चुका हूँ। यहाँ तक के हम लोगों ने सोच के रखा था कि महाराष्ट्र के जो चर्मकार है वो कितने आएंगे, बाद में जाटव समाज की क्या भूमिका रहेगी, बाद में पंजाब से कितने लोग आ सकते हैं, हरियाणा से कितने लोग जाएंगे, तुम मेरे साथी कहाँ कहाँ तुम लोग काम करोगे, क्योंकि नियोजन करना है तो मैं बहुत बार उनके साथ ही रहता था और ये सारा प्लान वो बताते थे। जैसा कि कुदरत का कानून है जिसका निर्माण होता है, नष्ट होता है। आज मैं भी हूँ, कल मैं भी चला जाऊंगा, साहब भी चले गए, लेकिन वो एक सपना उनका अधूरा रह गया। अब पता नहीं क्या होगा। तो लगभग हम लोगों ने उस कॉन्फिडेंशियल मीटिंगों में ये सोचा था कि अगर भारत के 4 से 5 करोड़ लोग जो साहब के नेतृत्व और महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं, अगर उन्होंने बुद्धिज्म यानी एडॉप्ट कर लिया, तो फिर हमें बाकी चीजों आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का मैं एक अभी कोऑर्डिनेटर हूँ। तथागत बुद्ध कोई ईश्वर नहीं थे, लेकिन ईश्वर से अच्छे इंसान थे, और उन्होंने भगवान की जगह, क्योंकि भगवान तो है नहीं दुनिया में, तो भगवान की जगह नैतिकता को रख दिया। ऐसे बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति के बोध गया के उस पावन जगह के ऊपर मनुवाद का अतिक्रमण है, आप सब लोग जानते हैं। और बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949 में हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण ये बौद्धिस्ट लोगों का वहां वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाया, तो वहां भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती है। पंडे लोग, पुजारी लोग पूजा करके दान भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आंदोलन चला अनागरिक धर्मपाल के वक्त से कि जब ये बौद्धों का विहार है तो इसमें हिंदुओं का अतिक्रमण नहीं चाहिए। वो आंदोलन आज भी जारी है। कल्पना कीजिए कि 3 से 4 करोड़ अगर बुद्धिस्ट एडिशनल मिल जाते थे अपने, तो अपनी जो रिस्पेक्टेबल आइडेंटिटी को बाबा साहब ने हमें धर्मांतरित करके स्थापित किया, तो वो लोग और ज्यादा होने के कारण आज हमको महाबोधि महाविहार का आंदोलन नहीं करना पड़ता, स्वयं ही वो बात बन जाती थी। ये होता है क्योंकि बाबा साहब हमेशा एक गाइड करते थे कि स्ट्रांग पावर इज ऑलवेज डोमिनेटिंग वीक पावर। चाहे तुम कितने भी नैतिक क्यों ना हो, लेकिन इस बात को आप लोगों ने स्वीकार करना चाहिए कि स्ट्रांग पावर कितना खतरनाक होता है। मैं भी नागपुर से बात कर रहा हूँ। कल ही रात को यहाँ पर 2 गुटों में टकराव हुआ, और जैसा कि आपने टीवी पर देखा, तो सारे नागपुर के लोग सख्ते में आ गए थे कि ये दंगों का फैलाव नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अभी इस माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हम लोग सुरक्षित है नागपुर में, तो आप भी सभी लोगों को अपील कीजिए कि शांतता बनाए रखें, क्योंकि भारतीय राजनीति पर भरोसा रख के शांति स्थापित नहीं की जा सकती।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दंगे होना ही नहीं चाहिए। ये मेरा आदर्श कुछ यहाँ पर भी काम नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। तो हम लोगों ने ऐसे भी लोगों को चुन के नहीं देना चाहिए जिनको दंगों करवाने में, दो गुटों को आपस में भिड़वाने में बड़ा मजा आता है। एक बात तो हो गई। उसके बाद में अब एक इमोशनल बात बताता हूँ उनकी। वो शाहू महाराज को बहुत मानते थे क्योंकि हम लोग चर्चा करते थे तो मैं उनको बताया करता था, जब सेंटेनरी सेलिब्रेशन का प्लानिंग होता था तब मैं उनको एक बात बताता कि शाहू महाराज ने 1902 में ब्राह्मणेतर समाज को 50% आरक्षण दिया सर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1960 में निर्माण हुई महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को निर्माण होने के बाद ये राज्य 23 मई 1974 को हमें आरक्षण मिला, पदोन्नति में आरक्षण मिला। वो जीआर निकला 23 मई 1974 को। कहा 1902, वहां 50% आरक्षण शाहू महाराज दे रहे हैं, और कहा 1974 जहां शेड्यूल कास्ट 13%, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल में उन्होंने ऐड भी कर दिया था कि महाधर्मांतरित नवबुद्ध ऐड हो गया था, तो वो 13%, जबकि उनकी जातियां 50 के ऊपर है। और 7% शेड्यूल ट्राइब को और 4% डीटीएनटी जो 42 जातियों में विभाजित है, बाद में वो 11% हुआ। ये 50% आरक्षण मान्यवर शाहू महाराज ये 2 में देते और ये 74 में, कितना 72 साल का फर्क है, 72 ईयर्स। ये गहरी सोच थी। तो एडमिनिस्ट्रेटर और कुशल प्रशासक करके मान्यवर काशीराम साहब उनको बहुत मानते थे। तो उनका सेंटेनरी होने के बाद और उसके दरमियान मैंने देखा कि शाहू महाराज की यादों में वो खोए रहते थे। तो कई किताबें जो मराठी में रहती थी मैं उनको ट्रांसलेट करके, जब हम फुर्सत में थे, क्योंकि मैं 8 दिन उन्हीं के साथ था, उन 8 दिनों में उनकी तबीयत कई बार खराब हुई, ट्रीटमेंट के लिए हमको कंसल्ट करना पड़ा। और उन दिनों में भी मैंने कुछ मेडिकल का ज्ञान ले लिया था। शरीर यानी पैंक्रियास ग्लैंड जर्जर हुई, यानी डायबिटीज के कारण उनको काफी तकलीफें होती थी। और खास करके हम लोग जहाँ रहते थे वहां बहुत बार लाइट चली जाती थी उस रेस्ट हाउस की, और पुलिस ने मुझे कहा था कि उनके सिक्योरिटी का जरा ज्यादा ख्याल रखना। तो रातें ऐसी गुजर जाती थी। वो कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। एक बार ऐसा वाकया हुआ कि पूना में शाहू महाराज की याद में एक कार्यक्रम था, और मान्यवर कांशीराम साहब दिल्ली से आए, और जैसा कि कार्यक्रम हमको पता चला मैं भी चला गया। और पूना के रेस्ट हाउस में वो रुके, इशारा किया मुझे कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद तू अंदर चले आना और दरवाजा बंद कर देना। तो मैंने वैसा ही किया, कार्यक्रम खत्म हुआ, अंदर चले आए। हाथ दोनों अकड़ गए थे तो बोले ये शर्ट निकाल। उनका ऑपरेशन हुआ था कुछ दिन पहले, और वहां से उनके जख्मों से, जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, पट्टियां बांधी हुई थी, उसमें पानी के साथ थोड़ा पतला सा खून रिस रहा था। अब मुझे तो कुछ आइडिया नहीं थी। मैंने इमोशनल होकर पूछा कि सर आप नहीं आते तो क्या फर्क पड़ता था? नहीं बोले, शाहू महाराज के अधूरे काम को काशीराम पूरा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो मुझे रोना आ गया। मैंने उन्होंने कुछ डेटॉल और कुछ चीजें दी जिससे थोड़ा साफ सफाई किया, और मैं बैठ गया कि अपनी तबीयत की परवाह ना करते हुए ये पदार्थ जगत का एक अद्भुत इंसान इस हालत में भी ये कहता है कि शाहू महाराज के सपनों को कौन पूरा? क्या एक किस्सा बताता नहीं है कि बाबा साहब ने 3 क्राइटेरिया लगाए थे साथियों, अच्छा कार्यकर्ता या अच्छा नेता कौन होता है? तो बाबा साहब ने 3 क्राइटेरिया लगाए थे, एक तड़मड़, दूसरा कड़कड़, और तीसरी आपुल्की।
तड़मड़ यानी जिस समाज में मैंने जन्म लिया उस जमात को यदि दीनहीन लाचार पतित है तो इस समाज के दर्द के एहसास को मैं अपने मन में जिंदा करूंगा, उसको तड़मड़ बोलते हैं। ये बाबा साहब के क्राइटेरिया है, मैं नहीं कह रहा हूं। कड़कड़ यानी कि ये समाज अगर शोषण के वजह से इसे स्वाभिमान की जिंदगी हासिल नहीं हो रही, तो इस समाज की का संघर्ष करने के लिए मेरे पास अकल है, हुनर है, तो मैं बाहर निकलूंगा। उसे बाबा साहब कड़कड़ बोलते हैं। और आपुल्की यानी अगर मैं बड़ा आदमी बन गया और इतवार को कोई गरीब दीनहीन लाचार अपने समाज का आदमी आया तो मेरी बीवी ने उसको ये नहीं कहना चाहिए कि घरी साहब झोपले ले आए तुम्हें नंतर या। इसको बोलते हैं अपनापन, आपुल्की। मान्यवर कांशीराम साहब ने इन सारी क्राइटेरिया को, इन सारे बाबा साहब ने ठहराए हुए मापदंडों को पूरा किया। योगेंद्र प्रज्ञा पुरुष की मूवमेंट को ठीक से चलाया, उसे सफल बनाया और हमें संदेश दे गए कि इस मूवमेंट को तुम भी सफल बना सकते हो, प्रोवाइडेड कि तुम भी अपने घरों से बाहर निकल के समाज को तैयार करो। और समाज जब तैयार हो जाएगा, उसे अपने वोट के वैल्यू का एहसास हो जाएगा और वो अगर अपने वोट के वैल्यू के एहसास के साथ अगर वो वोटिंग करता है तो हम इसी लोकशाही में, इसी प्रजातंत्र में अपनी सरकार बना सकते हैं और शाहू फुले बाबा साहब की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा सकते हैं। मुझे अवसर मिला उनके साथ घूमने का, उनके साथ रहने का, उनके दुख दर्द को जानने का। ऐसे ही मैं एक बार उनके पैर दबा रहा था तो उन्होंने कहा कि बोले जब मैंने इस समाज के लिए त्याग करने का फैसला किया और दीना भाना की केस जो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती और बुद्ध जयंती के वक्त छुट्टियां नहीं थी डीआरडीओ में, तो उसके संघर्ष को किया। उसके बाद मैंने अपनी माँ बिशन सिंह कौर को एक पत्र लिखा तो बोले मैंने उसमें एक बात कही थी माँ को और उन्होंने वो बताया था मेरे को कि मैनू सेहरा नहीं चाहिदा मां, मैनू वतन चाहिदा। फिर से बताता हूं, मैं पंजाबी है, हालांकि मैंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है बाबा साहब के। दन्न भीम दन्न तेरी तंदी कमाई वे। तो मान्यवर कांशीराम साहब को ये गाना हमने धम्मचक्र ऑर्केस्ट्रा के वाद्य वृंद के साथ में उनके उपस्थिति में गाया था कोल्हापुर में। मैनू सेहरा नहीं चाहिए मां, तो माँ हे माँ, मैं अपने सर पे सेहरा बांध के क्या करूंगा? मेरी शादी हो जाएगी, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन मेरा वतन मेरा इंतजार कर रहा है, तो वो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं एक क्षणिक सुखों को इसको बाजू में रख के मैं वतन के लिए काम करना चाहता हूँ। मैनू सेहरा नहीं बांधू माई, मैनू वतन चाहिए। और इस बात को उन्होंने आखिरी तक निभाया। कभी किसी त्योहार में नहीं गए, कभी अपने घर भी नहीं गए, माँ से भी ऐसे मिलते थे जैसे अनजान। और उसके बाद उन्होंने सारा समय मिशन को दिया, मिशन को खड़ा किया। आज उत्तर भारत में जो हमारे महाराष्ट्र के हमारे युगंधर प्रज्ञा पुरुषों की पहचान होती है, शाहू फुले बाबा साहब की, उसका पूरा का पूरा श्रेय, जैसे कि वो हंसते हुए बताते थे कि टाई वाले बाबा और पगड़ी वाले बाबा को मैंने हमारे समाज में लोकप्रिय बनाया। उनके संचालन में कई कार्यक्रम हुए, वो खुद संचालन करते थे, वो भी कार्यक्रम में शरीक होने का मुझे मौका मिला। तो ऐसी यादें जिसका भावनाओं से बहुत संबंध है। और जैसा कि आप जानते हो कि दोबारा मान्यवर कांशीराम साहब
क्योंकि कुदरत का एक करिश्मा है, दोबारा वैसे इंसान का निर्माण नहीं होता। इस बात को बुद्ध ने भी दोहराया है, तो दोबारा निर्माण नहीं होते। तो साथियों, उनके मूवमेंट को आगे चलाने के लिए जो युवक मुझे सुन रहे हैं, और मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में या कुछ मिनटों में काशीराम साहब तो 5-5, 6-6 घंटे हम समझाते हैं कि युवक पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर अपनी अकल बाँटते घूमती है, कम से कम कहीं गहरे में जाके शाहू फुले बाबा साहब की और कांशीराम साहब की मूवमेंट आप समझ लो। और मैं आने को तैयार हूँ समझाने के लिए, क्योंकि मेरी भी बहुत उम्र हो गई है। पता नहीं अब कुदरत का कानून है, हम लोग कब इस दुनिया से चले जाएँगे, तो हमारे अनुभव, ज्ञान और क्योंकि देखो, किताबों से महापुरुष कभी समझ में नहीं आता। अगर ऐसा रहता था तो धनंजय कीर भी महापुरुष बन जाता था, जिसने बाबा साहब पे किताब लिखी। और बाबा साहब ने जीते जी कहा कि वो भीमराव पकड़ में नहीं आए जो धनंजय कीर बोलता है। तो साथियों, महापुरुष के कदमों में बैठ के वो बोलते हैं और हम चुप रह के चीजों को सीखना पड़ता, तब कहीं जाके एक आधा कुलदीप रामटेके तैयार होता है। ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आपको भी सिखाने को तैयार हूँ। तो साथियों, खास करके युवा पीढ़ी के लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग जिंदा हैं, आपको सिखाने को तैयार हैं, और आप लोग सीखो, तब इस राष्ट्र को एक उभरते हुए युवा नेतृत्व मिलेंगे, जो शाहू फुले बाबा साहब की कहानी कहेंगे, माननीय कांशीराम साहब की भी कहानी गाँव-गाँव, शहर-शहर जाकर कहेंगे, और तब असली आजादी के तुमको दर्शन होंगे। यूं ही कोई चीजें मिल नहीं जाती, पूरे संघर्ष का परिणाम होता है। और साथियों, अंत में तमन्ना सच्ची रही तो रास्ता निकल आता है। आप लोगों में से माननीय कांशीराम जी की संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले लोग बाहर निकले, और आपके नेतृत्व से और 20-25 साल खासकर युवाओं के उससे ये संघर्ष जारी रहेगा। तब हमें असली आजादी के दर्शन होंगे, आप भारत के हुक्मरान होंगे। और यही बाबा साहब का जो सपना था कि भारत बुद्धमय करूंगा, आप जब हुक्मरान होंगे, तब वास्तव में बुद्ध धर्म भी आगे जाएगा। जय भीम, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आपने काफी अच्छे तरीके से हमको साहब कांशीराम के जो अनुभव है और अनुभवों के आधार पे जो प्रैक्टिकल बातें बता के साहब ने जो मूवमेंट खड़ी की उसके बारे में हमें समझाया, और आपने जो मंशा जाहिर की कि आने वाले समय में आप जैसे लोग जो बचे हैं उनसे हम मूवमेंट सीख ले, ताकि आने वाले समय में हम ये बहुजन आंदोलन खड़ा कर सके। तो जी, हम चाहेंगे कि भारत के सभी युवा इस बात को समझ के आप जैसे लोग इनके साथ बैठे, उनके कैंप लगाए, और ये समझे कि आने वाले समय में ये जो नए जो आह्वान हमारे सामने अभी खड़े हैं, नए चैलेंजेस अभी आए हैं, इनको भी वो समझ सके। सो दैट थैंक यू वेरी मच, जो आपने ये बहुजन जी, आंदोलन खड़ा करने के लिए आप काम कर रहे थे, तब भी आपने समय दिया, और आप भी आज भी आप समय देना चाहते हैं। तो आप जैसे युवाओं को हमारा सलाम है। यही रुकते जी, हैं। जय भीम, जय भारत। जय, सभी साथियों को जय भीम, धन्यवाद।